औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 12 के अंदर हमने जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रह गया था उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट को भी जो है वो डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एम्फीसीमा। एम्फीसीमा को पहले सिंपली अगर हम डिफ़ाइन करें तो एम्फीसीमा एल्वियोलाई की ब्रेकडाउन को कहते हैं। मतलब हमने अपने सारे लंग्स का सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर छोटे छोटे जो एयर सैक्स होते हैं उनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो एम्फीसीमा में क्या होता है कि वो एल्वियोलाई जो हैं वो टूट जाते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है एम्फीसीमा, ये स्मोकर्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन है। अब जो टबैको का जो स्मोक होता है, तंबाकू का जो धुआं होता है, उसमें ऐसे इरिटेंट सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी एल्वियोलाई की वाल को आहिस्ता आहिस्ता वीक करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मतलब कोई पर्सन या कोई स्मोकर खांसी करता है, शदीद खांसी करता है, तो वो जो एल्वियोलाई की जो वाल्स हैं वो वहाँ से टूटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो उन सब्सटेंसेस की वजह से वो जो एल्वियोलाई हैं वो वीक हो चुकी होती हैं। और इसको जो है वो हम स्मोकर्स कफ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन होता है उसको शदीद खांसी जब लगती है तो उसकी वजह से उसकी इन साइड पर जो एल्वियोलाई की वाल होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। अब जब वो कांस्टेंट कफिंग करता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता एल्वियोलाई अंदर से कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स का जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है वो कम हो जाता है। और जो पर्सन जिसको एम्फीसीमा है उसका ब्लड ठीक तरीके से प्रॉपरली ऑक्सीजनेट नहीं हो पाता, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हो पाती। और ऐसा पर्सन थोड़ा सा वर्किंग करता है तो वो बहुत जल्द ब्रेथलेस हो जाता है और एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते। एम्फीसीमा के अंदर एक्चुअल में जो पाथवे हैं, जो एयरवे हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, उनका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। और इसके साथ साथ जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो ब्रीदिंग करते हुए कोलैप्स भी हो जाते हैं। और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो एयर है वो एल्वियोलर सैक्स के अंदर रहना शुरू हो जाती है, मतलब ठीक तरीके से ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती। इसके साथ जो येलो बॉक्स अटैच था वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो एम्फीसीमा के पेशेंट्स होते हैं उनकी एल्वियोलर वाल डीजनरेट होना शुरू हो जाती है और उनके जो स्मॉल एल्वियोलाई हैं वो लार्ज एल्वियोलाई के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब स्मॉल से लार्ज एल्वियोलाई बनने से दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये होता है कि नंबर ऑफ़ एल्वियोलाई कम हो जाते हैं, क्योंकि स्मॉल मिलकर बड़े एल्वियोलाई बना रहे हैं। और दूसरा नुकसान ये होता है कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो ठीक तरीके से गैस एक्सचेंज वहाँ पर नहीं हो सकेगा और उस लंग्स के अंदर या उस पर्सन के लंग्स के अंदर जो डेड एयर स्पेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब उसके अंदर जो आप कह लें कि खाली जगह है लंग्स के अंदर, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और गैस एक्सचेंज ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा वहाँ पर। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है फंक्शनल, कि मतलब जो उसके अंदर फंक्शनल एयर स्पेस जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा वहाँ पर स्पेस बनना शुरू हो जाएगी और अगेन सिंपल वही होगा कि वो ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाएगा। अब हमने पढ़ना है रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब हमारी बॉडी के अंदर या डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं और उन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का काम यही होता है कि वो ऑक्सीजन को जब अपने साथ बाइंड करवाते हैं और उनको कैरी करते हैं। उनके पास ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिसमें सबसे बेसिक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, बहुत से एनिमल्स के अंदर, इवन के ह्यूमंस के अंदर भी हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। और इस हीमोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से हमारे ब्लड की 75 टाइम्स जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वो बढ़ जाती है। मतलब ये है कि अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ना हो तो 75 टाइम्स जो है ना वो लेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि मेजर जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना है वो इसी हीमोग्लोबिन के ज़रिए होता है। उसके अलावा एक और भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन की ही तरह होता है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंस है। मायोग्लोबिन के अंदर भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट होता है, जिस तरह हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। लेकिन जो मायोग्लोबिन है ये मसल फाइबर्स के अंदर मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है। मायोग्लोबिन को हम मसल हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं कि जी मसल्स के अंदर इसका ऑक्सीजन कैरिंग का आप कह लें फंक्शन होता है। एक्चुअल में जो मायोग्लोबिन है ये एक इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है, एक दरमियाने कंपाउंड की तरह काम करता है। अब आप इस तरीके से इसको समझें
कि आपने सांस लिया है, वो जो ऑक्सीजन है वो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गई है, और हीमोग्लोबिन से वो ऑक्सीजन आएगी आपके मसल्स के पास। मसल्स से जाने से पहले वो मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन दी जाती है, और फिर मायोग्लोबिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है, क्योंकि मायोग्लोबिन के पास ये आप कह लें कि प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर ऑक्सीजन भी स्टोर कर पाता है। यही रीज़न है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका मायोग्लोबिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, उनके मसल्स के अंदर ये मायोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो बहुत मतलब कह लें कि देर से थकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जितना मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा वो उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा स्टोर कर पाते हैं, और उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में जो डिफरेंस है वो ज़रा याद रख लीजिएगा। मायोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो वन पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर कंसिस्ट करता है, और इसके अंदर आयरन कंटेनिंग रिंग जो है वो मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं। मायोग्लोबिन एक मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मालिक्यूल्स के साथ जो बाइंड कर सकता है, लेकिन जो बाइंडिंग के बाद उसकी जो अफिनिटी आप कह लें कि कौन जल्दी बाइंड करता है और अपने साथ ऑक्सीजन को ज़्यादा देर तक बाइंड करवा के रख सकता है, वो एक्चुअल में मायोग्लोबिन है। कि मायोग्लोबिन की जो अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की, वो हीमोग्लोबिन से ढेर ज़्यादा है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने एम्फीसीमा और रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को जो है वो पढ़ा है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, या क्लास के अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।